ये हमने अब तक जो सीखा वो क्या था, वो था हमने पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करना सीखा है, पॉइंट एस्टिमेट भी और इंटरवल एस्टिमेट भी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिग्मा गिवन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि आप जो है वो ऑफिस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अब ऑफिस के लोग कितना दूर रहते हैं उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, तो अगर हमें जितना दूर रहते हैं वो सारा डेटा कलेक्ट कर लें तो फिर पॉपुलेशन मीन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन करने की क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ा मसला यही होता है, क्योंकि देखें मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, मैं एक लिख देता हूँ। एक्स में से माइनस करते हैं मीन उसका स्क्वायर, और फिर उसका सम लेकर उसको एन से डिवाइड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो उसके लिए मीन का होना जरूरी है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो पॉपुलेशन के मीन का होना जरूरी है। यानी इसको मैं म्यू से शो कर देता हूँ। चले अभी हम जो है वो मीन और म्यू और एक्स बार का डिफरेंस समझ चुके हैं। तो इसका मतलब सिग्मा चाहिए तो म्यू तो चाहिए ना भाई, म्यू के बगैर सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो तरीका है आप गैस कर लें, पास्ट एक्सपीरियंस से ले लें, दूसरा तरीका फिर भी नहीं हो रहा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहली बार रिसर्च कर रहे हैं इस चीज की। तो इसका मतलब हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं मिल रहा, तो क्या करें, रिसर्च छोड़ दें? नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए फिर एक और डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको यूज करते हैं। अच्छा, अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, पहले मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ ताकि आपको बाद में जब इस डॉक्यूमेंट को देखें तो याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ सिग्मा इज अननोन, सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सिग्मा अननोन हो तो आप किस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करेंगे, तो उसके लिए आप पी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अब पी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, जिस तरह जेड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसी तरह से ही हर डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं बहुत सारी। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, टी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरह है, सिर्फ नॉर्मल नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरह है, और कुछ अलग अलग है। क्या है, पहली बात ये बेल शेप होती है, जिस तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल बेल शेप होता है ये भी उसी तरह होती है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, इसका मतलब ये है कि मीन से लेफ्ट पर और राइट पर बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। आप मीन से अगर फोल्ड कर दें तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा लेफ्ट और राइट, यानी कि इस तरह आप कह रहे हैं ये सिमेट्रिकल होती है, कहाँ से, मीन से होती है, यानी यहाँ मीन है, ठीक है। तो आप अगर इसको बिल्कुल पूरा फोल्ड कर दें यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर ये इस तरह की शेप बना देगा। तीसरा, मीन मीडियन मोड आर इक्वल टू जीरो, जिस तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जीरो होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है, इसमें भी मीन जीरो होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 नहीं होगा, मीन जीरो होगा। द कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, बिल्कुल जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये कभी भी इसको टच नहीं करता बल्कि यूं आ रहा होता है और यूं जा रहा होता है। आप जितना भी आगे इन्फिनिटी में ले जाएं कभी इसको टच नहीं करेगा, और यहाँ भी जितना आगे इन्फिनिटी में ले जाएं कभी इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो ये प्रॉपर्टीज तो इसकी क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मैच करती हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग किस तरह है कि ये बेसिकली वेरिएंस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इस पर डिपेंड करता है। तो वेरिएंस इसका ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। अब वेरिएंस ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें वेरिएंस 1 होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो वेरिएंस भी 1 होता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ कर्व बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम which is related to sample size। यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है कि कितनी वैल्यूज फ्रीली मूव कर सकते हैं अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूं कि मुझे 2 वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है, और प्लस करके लाजमी तौर पर 5 आना चाहिए, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू तो आप अपनी मर्जी से दुनिया जान की कोई भी रख लें, उसके लिए फ्री हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 6 रखूंगा, लेकिन अब दूसरी वैल्यू के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे आपको -1 ही लिखना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं। तो इस केस में इस ऑपरेशन में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, कि एक नंबर आप अपनी मर्जी का दुनिया जान का कोई भी नंबर लिख लें, लेकिन दूसरा नंबर में कोई फ्रीडम नहीं है, वो स्पेसिफिकली आपको फिट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर 5 आएगा। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो ये जो है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस करती है। तो इसके अलावा इसका सैंपल साइज यानी सैंपल साइज पर डिपेंड करता है। तो एज सैंपल साइज इंक्रीजेस टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इस तरह होती है, इसकी शेप चेंज होती रहती है, बल्कि बुक में एग्जैक्टली पिक्चर है, मुझसे कर्व सीधे नहीं बन रहे, मैं वहां से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो ब्लैक है ये जेड कर्व है, यानी जेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसकी ये जो टेल्स होंगी, ये साइड वाली जो टेल्स हैं, इनमें ज्यादा एरिया होगा और ऊपर से वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और इसी तरह जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा 20 पहुंचेंगे हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मिलने शुरू हो जाएगी। जैसे ही 30 होगा या 30 से बड़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 29 या उससे ग्रेटर हो जाएगा, तो वो एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या बीकॉम किया होगा, उसमें पढ़ा होगा कि उसमें बेसिकली 2 रूल बताते थे कि सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो सेट लगा लीजिए, 30 से छोटा है तो टी ही रहने दीजिए। तो उसका रीजन ये होता था कि जैसे ही सैंपल साइज 30 से बड़ा हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आप भले टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें या जेड यूज करें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, तो टी में बेसिकली क्या होता है, दोबारा से समराइज करते हैं। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो टेल्स हैं उसमें कम एरिया होता है, मिड में ज्यादा एरिया होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ पर 95% एरिया, यहाँ पर सिर्फ 2.5% है और यहाँ पर सिर्फ 2.5%। लेकिन अगर इसी तरह नॉर्मल एक टी डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मीन्स यहाँ पर हो सकता है 80% डेटा और यहाँ पर हो सकता है 10% और यहाँ पर कर रहा है वो एरिया वो ज्यादा हो गया। तो ये बेसिकली टी और जेड में फर्क होता है। तो ऐसी सूरत में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। कब टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो। अब सवाल ये है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा कैसे जाता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं टेबल से। बहुत ही इंतहाई आसान। देखें जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी काफी छोटा होता है, सेट टेबल आपको काफी बड़ा नजर आएगा, इसकी वैल्यूज बहुत कम होती है। कौन सा है कि इसमें देखें आपको 2 चीजें दी, यहाँ पर आपको दिया होता है एरिया, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर आपकी डिग्री है। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब निकालेंगे तो आपको टी वैल्यू मिल जाएगी। यानी आसान अल्फाज में मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ आपको। एक टी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है। 95% पे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू होगी 2.080, लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, 21। ठीक है जी, तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं टेबल से। अब ये एग्जाम्पल, हाँ वही चीज, फाइंड टी अल्फा बाय 2 वैल्यू फॉर 95% वैल्यू इफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज दिस। अच्छा, ये इसमें मतलब ये 95 नहीं, इन्होंने दोनों तरफ निकाला है वैल्यू, ये उस तरह से की है। यानी इसको मैं 95 को करेक्ट कर देता हूँ, तो मैंने अल्फा बाय 2 नहीं देखा था। यहाँ 2.8 और यहाँ भी माइनस का 2.08, ये होगा। यानी बीच में जो डेटा है वो 95% डेटा है, मीन्स ये भी 2.5% डेटा है और ये भी 2.5% डेटा है, इसकी वैल्यू 2.08 है। नॉर्मली जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, चाहे आप आगे सीखेंगे SPSS सॉफ्टवेयर रिसर्च करना सीखेंगे और बाकी चीज़ें सीखेंगे, तो उसमें भी ज़्यादातर जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ की जा रही होती है, जेड को यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, और दूसरा रीज़न ये है कि चलो अगर पता भी हो तब भी सैंपल साइज हम आमतौर पर 30 से बड़ा ही रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टी और जेड एक जैसी वैल्यूज देते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट टी ही यूज़ कर लो, ताकि वो झगड़ा ही खत्म हो कि टी यूज़ करना है या जेड यूज़ करना है। लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सेट टेबल यूज करना है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है तो टी टेबल यूज करना है। एक सवाल करते हैं हम, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या यूज किया, यहाँ पर सेट की जगह पर टी आ गया और सिग्मा की जगह पर ऐसा आ गया, क्योंकि सिग्मा तो हमें नहीं पता ना, सिग्मा पता होता तो हम जेड लगा देते, सिग्मा नहीं पता इसीलिए फॉर्मूला बनाया। यानी इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होगा, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 के बजाय टी अल्फा बाय 2 लिखेंगे विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो भी होंगी, और मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन था, अब हम एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखेंगे। और ये लेक्चर के बिल्कुल शुरू में मैंने बता दिया था कि सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन
एस से शो करते हैं और पॉपुलेशन डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं। अच्छा खैर, तो एक एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल 7-6। A random sample of high temperature for 12 recent Thanksgiving day had an average of 40 T Fahrenheit। तो इसका डेटा बनाते हैं हम। n क्या है 12, क्योंकि 12 डेज का बोला है इसने, और x बार इसकी क्या है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एवरेज है। Assume that variable is normally distributed and standard deviation of the sample was, देखें सैंपल का वर्ड यूज किया है इसने, तो इसको s से शो करेंगे, is 8 फ़ारेनहाइट। Find 95% confidence interval for the population mean। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा हो जाएगा हमारे पास 5%। तो अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपको फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो सबसे पहले हम टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे फॉर टी अल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इस केस में n-1 होगा। जो मैंने ऊपर एग्जांपल भी दी थी कि 5 अगर मुझे दो वैल्यूज को ऐड करके बनाना है तो मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो 2-1 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं टी अल्फा बाई 2 की। तो टी अल्फा हमारे पास है 5%, तो 5% डिवाइडेड बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। सो टी 5% का मतलब होगा 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। तो सैंपल साइज है 12 इज 11। तो अब टी टेबल जो हमारे पास मौजूद होगा उसे हम यूज करेंगे। टी टेबल की वैल्यू निकली है 2.201। 2.201 ये आपको वैल्यू मिल गई। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो पॉपुलेशन का मीन बराबर होगा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू x बार मीन सैंपल मीन विच इज 42 प्लस माइनस t alpha by 2 which is 2.201 times sample standard deviation which is 8 divided by n square root of n which is 12। तो this gets 42 प्लस माइनस, जब इसे हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट 5.08। तब इस 5.08 को एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और इसे इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं। तो 42 माइनस 5.08 इज 36.92 और प्लस करते हैं तो 47.08। सो दिस इज द पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट। हम इसे यूँ कह रहे हैं कि जो थैंक्स गिविंग के डेज होंगे, यानी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो थैंक्स गिविंग आएगी उसके जो डेज होंगे, या इसी थैंक्स गिविंग में किसी और आप वैल्यू को कलेक्ट करेंगे, इन 12 के अलावा कोई और वैल्यू कलेक्ट करते हैं, तो वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि उस डे का जो टेम्परेचर होगा वो 42 फ़ारेनहाइट होगा, जिसमें 5 फ़ारेनहाइट का उतार चढ़ाव हो सकता है। दैट मीन्स 36.92 फ़ारेनहाइट से लेकर 47.08 फ़ारेनहाइट के दरमियान उस डे का टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। बेसिकली देखें, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें जी, n-1 इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो टी टेबल होता है उसमें हमारे पास यहाँ पर एरिया होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर एरिया होता है और यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n-1 है। अब इस केस में n-1 क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कह रहा हूँ आपको कि 1 2 3 4 वैल्यूज ऐसी बताएं जिनको प्लस करके 10 आना चाहिए। तो आपने पहली वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी बता दी। फॉर एग्जांपल आपने अपनी मर्जी से 2 बता दिया, तो इसमें फ्री थी, आप बिल्कुल फ्रीडम थी आपके पास, कोई भी वैल्यू बता दें। अच्छा, दूसरी वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से कोई भी बता दें, आपके पास फ्रीडम है, आपने अपनी तरफ से लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 1। फिर इस वैल्यू को भी आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू बता दें। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 बता दी, इसके लिए भी फ्री थी। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास फ्रीडम नहीं है, अब आपको ऐसी ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि इन सबको ऐड करके पूरा 10 ही बन जाए। तो इस वक्त इसका सम क्या बन रहा है? 2 + 1 3, 3 + 3 6,
तो यहाँ पर आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, सिर्फ 4 ही लिखना है और कोई फ्रीडम नहीं है कि नहीं 5 लिख दो 10 लिख दो। तो मींस इस केस में आपको अगर 4 नंबर्स का सम 10 बनाना है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 की, यानी 4 - 1 = 3। 3 नंबर्स के लिए आप फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 नंबर है ना, 3 नंबर्स के लिए तो आप फ्री हैं, उनको कुछ भी लिखना है। लेकिन जो चौथा नंबर होगा वो उसके लिए कोई फ्रीडम नहीं है, वो वही नंबर लिखना पड़ेगा कि उनको एडजस्ट करके 10 बने। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 होगा। n-1 11 क्यों होगा? क्योंकि सैंपल साइज 12 है और सैंपल साइज हमारे पास 12 है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। सैंपल साइज 12 है, तो अगर सैंपल साइज 12 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 12-1, राइट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, सबसे पहली बात, सिर्फ एक रूल है आइडेंटिफाई करने का, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या नहीं गिवन। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो z, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो t, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है वो सैंपल का है, बोला हुआ है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल वाज दिस। होम फायर्स स्टार्टेड बाय कैंडल्स, दी डेटा। और आप रियल लाइफ में जब आप कोई रिसर्च कर रहे होंगे ना, आपको डेटा इसी तरह ही मिलेगा जैसे अभी ये आपको दिया हुआ है। मतलब आप अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी कर रहे होंगे, उसमें भी इसी तरह ही आपको डेटा मिलेगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा इस तरह कलेक्ट होगा। द डेटा रिप्रेजेंट a random sample of number of home fires started by candles for the past several years. Data are from National Fire Protection Association. ये real data है बिल्कुल। तो find 99% confidence interval for the mean number of home fires started by candles each year. ठीक है जी। तो अब खैर, अब तो कैंडल्स का रिवाज ही खत्म हो गया, लेकिन ये पुराना डेटा है। अब आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। So you have 7 values. So first of all, n is equal to 7. Second thing, x bar. X bar is the average. So you have to find the average, add all values divided by number of values. इन सब का sum find out करते हैं। तो जब आप इन सब का sum find out करेंगे और divided by 7 करेंगे, so you will get 7041.4. 7041.4, ठीक है। यानी क्या किया मैंने? 5460 प्लस 5900 प्लस 6090 सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज दे आर 7 वैल्यूज। नाउ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बिल्कुल जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यही करते थे, एक्स में से एक्स बार माइनस करते थे और फिर उसका स्क्वायर लेते थे। तो यहाँ भी आपने वही करना है, उसका सम लेना है और उसको डिवाइडेड बाय आप पहले n करते थे और उसका स्क्वायर रूट लेते थे। अब आपने सिर्फ और सिर्फ n-1 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये सैंपल है ना, तो इसलिए n-1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम से करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो जब इस फॉर्मूला को पूरा आप सॉल्व करेंगे, बुक में इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया गया, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिलता है तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स आप क्या करेंगे, ये x वैल्यू से हर एक में से x बार माइनस करेंगे। यानी यहाँ एक में रफ कॉलम बना के दिखा देता हूँ, x है और यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आप x माइनस एक्स बार का। x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 5460, 5900, 6090, 6310, 7160, 8440, 9930। और आप हर एक वैल्यू में से माइनस कर देंगे मीन को, विच इज 7 मींस 5460 माइनस 7041.4 और फिर इसका स्क्वायर भी लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आंसर आएगा। तो जब ये सारे आंसर्स आ जाएंगे, इन सबको जब आप ऐड करेंगे, इन सबका सम, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे n-1 मींस 6 से और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1610.3, 1610.3। और अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे ये सारी वैल्यूज लिखें और लिखें STDEVS, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, ठीक है। वो आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का मिल जाएगा, है। तो अभी हमारे पास S भी आ गया और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है हमारे पास? दैट इज 99%। तो अल्फा मींस चांस ऑफ एरर इज 1%। अब वही बात है कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन sigma is unknown, we use t table, we use t distribution.
तो अब हमारे पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है x बार प्लस माइनस t अल्फा बाय 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। अब t की वैल्यू निकालते हैं। So t alpha by 2 means 1% over 2. So 1% is 0.01, 0.01 divided by 2. और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है ऑब्वियसली, रॉ से भी शो करते हैं, डीएफ भी लिखते हैं। तो 1% डिवाइडेड बाय 2 0.005 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7 - 1 विच इज 6। तो टी टेबल पर आप जाएंगे, यहाँ पर 0.005 देखेंगे और यहाँ पर आप 6 देखेंगे। वहां पर आपको जो वैल्यू नजर आएगी तो वो आपको नजर आएगी 3.707। 3.707। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x बार वी फाउंड दैट वाज 7041.4 7041.4 प्लस माइनस 3.707 multiplied by s, which is the sample standard deviation, which is 1610.3 1610.3 over square root of n means the square root of 7. Sample size is 7. So when you solve the margin of error part, 7041.4 plus minus 2256.2 2256.2। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, यू विल गेट पॉपुलेशन मीन इंटरवल 4785.2 और प्लस करने पर मिल रहा है 9297.6 9297.6। इसका मतलब ये कह रहे हैं हम कि अगर आप अब किसी घर में या इस साल जो होंगे या फिर फॉर एग्जांपल ये जिस ईयर का डेटा है उस ईयर कोई एक और घर हम सेलेक्ट कर रहे हैं या उस ईयर में उसी ड्यूरेशन में कोई एक ईयर हम सेलेक्ट करें, तो इस ईयर में द प्रोबेबिलिटी दैट के नंबर ऑफ हाउसेस कितने कैंडल से बर्न हुए होंगे दैट विल बी 4785 से लेकर 9297 के बीच में, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 99% या वी आर 99% श्योर के ऐसे होंगे। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता 90% कर देता तो फिर ऑब्वियसली इसमें और फर्क आ जाता आंसर, राइट। तो यहीं पर ही हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।